मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। आशा करता हूँ कि सभी एमए फाइनल के छात्र जो हैं इसे विशेष रूप से सुनेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इस पर पूरा फोकस करेंगे। और मुझे ये भी है कि जिन जिन छात्रों ने मेरे से कनेक्टेड हैं, फर्स्ट पेपर उनका बहुत अच्छा गया होगा और उन्होंने फर्स्ट पेपर का लाभ हमारे वीडियो चैनल से ज़रूर प्राप्त किया होगा। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सेकेंड पेपर की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी महीने में, इसी वीक में उनका सेकंड पेपर होने वाला है। तो जो भी छात्र ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल, कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस से और राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्पेशली, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज हम एमए फाइनल के सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन छात्रों ने एमए प्रीवियस का आज फर्स्ट पेपर दिया उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर बहुत अच्छा आया है और जैसा मैंने बताया उसी तरीके से उन्होंने पेपर किया है। तो कई बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा। उनका भी मैं अगला वीडियो, सेकंड वीडियो कल बनाऊंगा। आज एमए फाइनल के सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सेकंड पेपर में मैं जहां कह रहा हूं, ध्यान से सुने, नंबरों की बरसात होगी, नंबरों की बरसात होगी। अच्छे तरीके से करना है। मुझे कई विद्यार्थियों के कमेंट्स मिले कि सर मैं पेपर छोड़ के आ गया, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मैं इतनी बार आपको समझाया हूं कि आप पेपर को पहले ही बांट ले, वर्ड में बांट ले और उसके पॉइंट पहले ही निर्धारित कर ले, ताकि आपके पास समय का ध्यान रहे। घड़ी में नंबर सेट करके रखो, टाइम सेट करके रखो, घड़ी को देखते जाओ। 40 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं देना है। अब सेकंड पेपर के आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो एक्सप्लेनेशन का आएगा। एक्सप्लेनेशन 8 आएगी, जिनमें से हमें 4 करनी है, प्रत्येक के 5 नंबर निर्धारित है। और एक्सप्लेनेशन के लिए फिलिप लार्किन और टेड हगीज, ध्यान रखें, सेक्शन एमए फिलिप लार्किन, टेड हगीज और वेस्टलैंड, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। 8 ग्रास में से, कमिंग 1950 में से, विल्सन वेडिंग में से, इनमें से 101% आएगी। और ये तीनों की तीनों कविताएं द लेस डिस्यूट में से ली गई है, जो फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई एक बहुत बड़ी रचना है। ये जरूर लिखे। और फिलिप लार्किन की जो कविताएं हैं उनमें सोशलिज्म ज्यादा चलता है, उन्होंने सोशल सोसाइटी के ऊपर ज्यादा कमेंट किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 8 ग्रास की, तो 8 ग्रास की उन घोड़ों के ऊपर है जो पहले रग्बी में दौड़ चुके हैं। ये लंदन की सोसाइटी में है कि वहां पर क्या घोड़ों की घुड़दौड़ होती है, और जब वो घोड़े जब दौड़ने लायक नहीं रहते हैं तब उन्हें मेन उससे निकाल करके, ग्राउंड से निकाल कर पीछे वाले ग्राउंड में उन्हें रख दिया जाता है, जहां पर गाड़ियों की पार्किंग होती है घुड़दौड़ के दौरान। तो यहाँ पर भूतकाल में दौड़े गए घोड़ों की दशा के बारे में कवि वर्णन कर रहा है कि कैसे उपेक्षित जीवन जीने को उनको मजबूर कर दिया गया है। तो ये जो कविता लेस डिस्यूट में से ली गई है और फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी कविता है। कमिंग में यहाँ पर कवि जो है वो शीत ऋतु के खत्म होने के बाद बसंत ऋतु का आगमन करता है, फिर थ्रस पक्षी के गीत का वर्णन करता है और वो कहता है कि किस तरह से वो पेड़ों के झुरमुटों के बीच में गाता हुआ निकलता है, जो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत लगता है। और गाँव से पक्षियों के झुंड आते हुए दिखाई देते हैं, तो कवि को बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसमें पेस्टल ब्यूटी को भी दिखाया गया है। और विल्सन वेडिंग में कवि ने यहाँ पर, फिलिप लार्किन ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। यहाँ से हल से लंदन तक की 7वें दिन, ईस्टर के 7वें दिन कवि जो है वो हल से लंदन तक की यात्रा करता है और रेल यात्रा के दौरान जो वो देखता है वो विल्सन वेडिंग में लिखता है। तो तीनों कविताएं बहुत अच्छी है। टेड हगीज की कविताओं का क्वेश्चन या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा या फिर साबित कीजिए कि टेड हगीज की कविताओं में वायलेंस है, क्योंकि टोड हर व्यक्ति के जीवन में टोड है, हमारे अंदर टोड बैठा हुआ है, क्योंकि कवि सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और पूरे साल भर वो ऐसा ही करता है और अपने काम के ऊपर फोकस रखता है। अब टोड का जैसे शरीर होता है, लोग घृणास्पद दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे लोग जो सुबह से शाम की ड्यूटी करते हैं ना, वो उसका जीवन को खुद कभी जो है वो बोरिडम महसूस करता है, उबाऊ महसूस करता है। तो ये टोड उसकी है। पाइक जो है वो कवि ने पाइक में एक जो पाइक फिश होती है उनमें से अपने जार में कई सारी पाइक मछलियों को वो रखता है, जिनमें से वो रोज नोटिस करता है तो एक पाइक फिश गायब मिलती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, अंत में एक ही रह जाती है। तो वो देखता है कि किस प्रकार एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है। तो यहाँ पर वो सटायर कर रहा है और उस वायलेंस को दिखाने का प्रयास कर रहा है। हॉक रोस्टिंग में यहाँ पर बाज के बारे में बताया गया है, जिसका जो घोंसला रहता है वो उजाड़ में होता है और वह एक ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, जिसके कोई भी
शाखाएं वो क्या नाम पत्तियां वगैरह रहती नहीं है और वो डरावनी जगह रहती है वो, तो उस डरावनी जगह को लेकर के इसने ये कविता लिखी है। अरे द लेस्ट इश्यूड में ये कविता प्रकाशित हुई है। तो इसकी कविताओं में वायलेंस लगता है, इसकी कविताओं में रोमांस लगता है और सोशल सटायर की इसकी कविताएं हैं। और सेक्शन ए में से आप टीएस इलियट की वेस्टलैंड, ध्यान रखिए 1922 में लिखी गई कविता है वेस्टलैंड, सबसे लंबी कविता 434 लाइनों में लिखी गई कविता है टीएस इलियट की, और इसको 5 भागों में बांटा गया है। लिखने को बहुत अच्छा मैटर है, आपके इसमें WBS भी है, लेकिन नहीं, आप टीएस इलियट, फिलिप लार्किन, कैटगीज इनफ है और नंबरों की बारिश होगी जैसे मैंने बताया है। आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन जब करेंगे तो राइटर का इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए, कंक्लूजन लिखते हुए इनके पॉइंटों में डिवाइड करके आप लिखोगे, बिना पॉइंटों में डिवाइड नहीं, और कम से कम 10 से 12 पॉइंटों में आप लिखोगे। और इनको लर्न करने का फायदा ये होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 2 राइटर हैं आपके, लेकिन मैं यहाँ पर जेम्स सेंगी राइडर टू द सी को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, जो कि एक आयरिश राइटर है, और इन्होंने राइडर टू द सी 1904 में ये प्रकाशित हुआ था, डबलिन में हुआ था। और राइडर टू द सी एक ऐसी औरत की कहानी है मोरिया की, जिसके 5 बेटे और जिसका पति जो है वो समुद्र में डूब के मर चुका है। यहाँ पे नोरा खेतरिन में उसकी बेटी रहती है, जो अपनी माँ से अपने बड़े भाई इसकी माइकल की मौत की खबर को छिपाती है। और यहाँ पर मोरिया डरती ही रहती है कि कहीं उसके बच्चे खो न जाए समुद्र में, और अंततः समुद्र उसके बच्चों को निगल लेता है और वो अपने बच्चों से रहित हो जाती है। तो एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने बच्चों को समुद्र में खो गया है। बहुत अच्छा नोवेल है, जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा सेक्शन सी की। सेक्शन सी में से लॉर्ड पिंटर बर्थडे पार्टी, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट भी सही है, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा बर्थडे पार्टी को। कॉमेडी ऑफ मैनेक लिखने में लॉर्ड पिंटर जो है वो सबसे अग्रेसिव है और इसके कॉमेडी ऑफ मैनेक के लिए जाना जाता है, और बर्थडे पार्टी में वही है। और इस पे कैरेक्टर भी बड़े अजीब है, यहाँ पर पेटे है, मेल है, लूलू है, गोल्डबर्ग है, मैकेन है, ये ऐसे कैरेक्टर है। और स्टेनले वेबर इसका मूल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे गोल्डबर्ग, मैकेन, स्टेनले वेबर को ढूंढने आते हैं, जो कि बोर्डिंग हाउस में रहता है, जो चलाया जाता है पेटे और मैक के द्वारा। और कहाँ पे चलाया जाता है? समुद्र के किनारे पे। पेटे और मैक दोनों के दोनों 50-55 साल के हैं, मोटे तुलतुले टाइप के हैं। और यहाँ पर स्टेनले वेबर एक शादीशुदा है जो छिप करके वहां पर रहता है, और यहाँ पे मैक के द्वारा कुदृष्टि रहती है, वासना की दृष्टि रहती है स्टेनले वेबर पर, और वो स्टेनले वेबर से कई तरह से रिलेशनशिप में रहना चाहती है, लेकिन स्टेनले वेबर उसको स्वीकार नहीं करता है, और अंत में गोल्डबर्ग और मैकेन के द्वारा वो पकड़ा जाता है। पॉइंट बहुत अच्छे हैं बनाने के लिए। आप इसमें राइटर का इंट्रोडक्शन से लेकर के आप इसमें कॉमेडी ऑफ मैनेक को दिखाना न भूले, और किस प्रकार बर्थडे पार्टी में मैक किस प्रकार का बेढंग का डांस करती है, और किस प्रकार गोल्डबर्ग लूलू की तरफ आकर्षित होकर के लूलू का रेप करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें आप इसमें बताओगे तो यह बहुत अच्छा उपन्यास है, और आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो ओवरऑल सेक्शन ए में टीएस इलियट की वेस्टलैंड, फिलिप लार्किन, टेड हगी, सेक्शन बी में राइडर टू द सी, सेक्शन सी में बर्थडे पार्टी, वेटिंग फॉर गोडोट जिन्होंने कर लिया बेटर है, लेकिन मैं बर्थडे पार्टी को प्रायोरिटी दूंगा। तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे जरूर लिख के बताएं, और जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो नोट्स मेरे यहाँ से PDF में प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट पर। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।